हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो साथियों, अगर आप भी स्टेट ओपन 2024 के एग्जाम में बैठ रहे तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैव मंडल होता क्या है। इसको समझने से पहले कुछ मैं आपके सामने किताब की जो लैंग्वेज है वो पढ़कर समझा देता हूं, ताकि आपके पास किताब है तो आप चैप्टर नंबर, आज हम आपके सामने 14 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और 14 चैप्टर होगा साथियों जैव मंडल। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या दे रखा है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी ही एक अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी ही एक अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसीलिए पृथ्वी को हम जीवंत ग्रह भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवंत ग्रह है। तो वो आप सभी को ध्यान रखना है, वहां पर आपको पृथ्वी को राइट करना है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को जीवंत ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इस ग्रह पर ही वायुमंडल पाया जाता है, इस ग्रह पर ही स्थल मंडल है और इस ग्रह पर ही जल मंडल है। यानी मैं बात करता हूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर स्थल मंडल पाया जाता है, पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है और पृथ्वी पर जल मंडल भी पाया जाता है। ये सभी मंडल मिलकर इस ग्रह पर जीवन को संभव बनाते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है? तो संभवतः ऐसा कोई भी ग्रह नहीं होता है। तो फिर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भैया ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि पृथ्वी पर 3 मंडल है, एक स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल और तीसरा वायुमंडल। ठीक है साथियों, अब सुनिएगा। यहां पर लिखा है पृथ्वी के बहुत छोटे से भाग पर एक जीवन अस्तित्व है। इसका प्रमुख कारण है पृथ्वी के इस संकीर्ण क्षेत्र के पार किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के इस संकीर्ण क्षेत्र में ऐसी क्या विशेषता है जिसने यहां पर जीवन दिया है? तो दोस्तों, ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि यहां पर बहुत सी चीजों जैसे ऊर्जा, जीवित प्राणी तथा अजीव चीजों का उचित मिश्रण है तथा उनके मध्य अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। लाखों वर्षों से प्रकृति ने कुछ ऐसे नियंत्रण और संतुलन बनाए रखे हैं जिससे बिना किसी भी समस्या के जीवन के विभिन्न रूप विद्यमान है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज ये जीवन से परिपूर्ण ग्रह खतरे में। इसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों देखो, यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पर एक चीज लिखी गई है कि लाखों सालों पहले से ही पृथ्वी पर जीवन यापन है और उस स्थिति को बनाए रखा है। लेकिन आज ये जो स्थिति है थोड़ी विकट परिस्थिति में आ गई है। इसका कारण कौन है? इसका कारण खुद मानव है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अंधाधुंध खनन करता जा रहा है। पृथ्वी के जितने भी प्राकृतिक उत्पाद है उनका रेगुलर इस्तेमाल करता जा रहा है। तो कहीं न कहीं पृथ्वी का जो ये ग्रह है जो खतरे में आ सकता है और हो सकता है कि लाखों साल बाद ये पूरी तरह से विलुप्त भी हो जाए। तो दोस्तों यहां लिखा गया है, यहां पर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दी है और वो क्या चीज दी है देखो, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। दोस्तों ये इसलिए संभव हुआ है कि क्योंकि यहां पर बहुत सी चीजों जैसे ऊर्जा, जीवित प्राणी तथा अजीव चीजों का उचित मिश्रण तथा उनके मध्य अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। आगे लिखा गया है, लाखों वर्षों से प्रकृति ने कुछ ऐसे नियंत्रण और संतुलन बनाए रखे हैं जिससे पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है। यहां पर लिखा गया है लेकिन आज स्थितियां बदल गई है। आगे ये भी लिखा गया है, आज ये जीवन से परिपूर्ण ग्रह खतरे में है। इसका मुख्य कारण है मानवीय हस्तक्षेप के कारण। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा कि पृथ्वी के पास मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सब कुछ है, परंतु उसके लालच के लिए नहीं। अगर हम इस अनोखे जीवन युक्त ग्रह को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने लालच पर कंट्रोल करना होगा तथा हमें अपनी जीवन शैली और व्यवहार के प्रति बदलना होगा। और इस पाठ में हम जैव मंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद तो करता हूं साथियों, जो मैंने आपको इस चैप्टर का सारांश समझाया है वो भली बात से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों आज हम आपके सामने 14 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं
और इस चैप्टर में हम जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए इसको जीवंत ग्रह कहते हैं। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि पृथ्वी पर स्थल मंडल है, पृथ्वी पर जल मंडल है और पृथ्वी पर वायुमंडल है। दोस्तों ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है जबकि दूसरे ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता? इसका प्रमुख कारण है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे अनेक प्रकार के घटक होते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें भोजन मिलता है, जिससे अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप हमें यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है। तो इस कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर प्रमुख रूप से 3 मंडल पाए जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज ये पृथ्वी का ग्रह खतरे में है। इसका प्रमुख कारण है मानवीय हस्तक्षेप, यानी मानव ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस पृथ्वी पर लगातार उत्पादन, मतलब जो संसाधन है उसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है और बढ़ती मांग के कारण लगातार पृथ्वी का खनन होता जा रहा है। लगातार पृथ्वी की जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका लगातार नुकसान होता जा रहा है और इस वजह से हो सकता है कि आने वाले लाखों सालों बाद में इस पृथ्वी विलुप्त ना हो जाए। तो दोस्तों हमें इस पृथ्वी ग्रह को बचाना होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना होगा, प्रकृति की रक्षा हमें खुद को करनी होगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल, अब इस पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे? जैव मंडल के तत्व तथा उसके स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के मध्य अपन जो संबंध है उसको जानेंगे। जैव मंडल की सीमा का अनुमान हम लगा सकेंगे और जैव मंडल के अनोखी प्रकृति के कारण हम बता पाएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर मुख्य संकल्पनाओं जैसे पारिस्थितिकी, पारितंत्र, विश्वव्यापी तापन, ओजोन परत का घटना, क्षारीय वृक्षा, सतत पहुंचने, विकास की परिभाषा आदि के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पारितंत्र और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसके प्रमुख कारण क्या है उसके बारे में अपन जानेंगे और सतत पहुंचने विकास क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक आ रहा है जैव मंडल तथा इसकी सीमा। हालांकि यहां से क्वेश्चन पिछले 2 साल में रेगुलर पेपर में आ रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको मैं जो आपको समझा रहा हूं बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा। हाँ भाई क्लियर हो गया? चलिए अब दोस्तों यहां पर है जैव मंडल तथा इसकी सीमा। सीधे साधे शब्दों में जैव मंडल पृथ्वी की वे सक्रिय पट्टी है जिसमें सभी प्रकार का जीवन विद्यमान होता है। दोस्तों यहां देखिए एक सीधा और शॉर्ट स्पीच में अगर मैं बोलूं तो यहां बोल रहा है कि जैव मंडल पृथ्वी की एक सक्रिय सीमा है। जैव मंडल पृथ्वी की एक सक्रिय पट्टी है जिस पर जीवन संभव होता है। क्या तुम जानते हो कि इस पट्टी पर जीवन क्यों संभव हुआ है? ये इसलिए क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहां जीवन के लिए आवश्यकताएं तीनों वस्तुएं उचित मात्रा में मिलती हैं और ये तीनों कौन कौन है? भूमि जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, वायु जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, जल जिसको हम जल मंडल कहते हैं। यानी अगर मैं बात करता हूं इस पृथ्वी जगत की तो दोस्तों इस पृथ्वी जगत का अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो पृथ्वी जगत की ये एक पट्टी पाई जाती है। पृथ्वी जगत की एक पट्टी पाई जाती है और इस पट्टी पर ही जीवन संभव है। इस पट्टी पर ही जीवन संभव है और इस छोटी सी पट्टी को ही मैं जैव मंडल कह रहा हूं क्योंकि यहां पर तीनों चीज उपस्थित है। यहां पर देखिए धरातल स्थित है, यहां पर जल मंडल स्थित है और यहीं पर वायुमंडल विद्यमान है। आगे लिखा गया साथियों, दूसरे शब्दों में ये सक्रिय पट्टी वह क्षेत्र है जहां स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल मिलते हैं और हमें इस सक्रिय पट्टी का महत्व समझना चाहिए। ये वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर रूप से लगभग 10 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये समुद्र में जहां लगभग 10.4 किलोमीटर गहराई तक तथा पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं और विस्तृत जीवन के कुछ रूप विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ शैवाल की, यहां अगर मैं बात करता हूं शैवाल की और थर्मोफिलिक, इस क्रम के जीवन में 2 प्रमुख उदाहरण हैं। शैवाल जिसे जीवन के पहले रूप में एक माना जाता है, बर्फीले अंटार्कटिका जैसे प्रतिकूल पर्यावरण में भी जीवित रह सकता है। दूसरे छोर पर है थर्मोफिलिक। दूसरे छोर पर कौन है? थर्मोफिलिक। यहां बात कर रहा है साथियों सबसे पहले शैवाल की। अब दोस्तों यहां शैवाल क्या है? देखो साथियों, शैवाल जिसको अपन अलगाई भी कहते हैं और थर्मोफिलिक, इस प्रकार के जीवन के 2 प्रमुख उदाहरण हैं। शैवाल जिसे जीवन के पहले रूप में से एक माना जाता है। शैवाल जिसको जीवन के पहले रूप में से एक माना जाता है क्योंकि विषम परिस्थिति की अगर मैं बात करता हूं, विषम परिस्थिति की बात करता हूं तो दूसरे छोर पर थर्मोफिलिक,
जीवाणु सामान्य गहरे समुद्रों में ज्वालामुखी रंध्रों में रहता है तथा जहां का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। वास्तव में ये जीवाणु क्वथनाक 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जब जीवन शुरू हुआ था तब स्थिति ऐसी नहीं थी। लगभग 7 अरब वर्ष पहले यह समझा जाता था कि पृथ्वी केवल एक सक्रिय विच्छिन्न भूमि है जो महासागरों के उथले भागों को घेरे हुए है। जीवन के रूप की उपलब्धता के संदर्भ में इस क्षेत्र के विस्तार की प्रवृत्ति के अनुसार ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि कुछ हजारों वर्षों बाद जीवमंडल का विस्तार ऊपरी यानी सौर मंडल से आगे बढ़ जाएगा और इसे पता चलता है कि जीवमंडल के साथ समय के साथ विकास हो रहा है। अब तक हमने जीवमंडल के ऊर्ध्वाधर विस्तार की चर्चा की है, लेकिन क्षैतिज रूप से जीवमंडल पूरे ग्लोब को घेरे हुए है। हालांकि सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में जीवन संभव नहीं हो सकता है। अधिकतर जीवन एक सक्रिय पट्टी तक सीमित है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण करती हैं, जो कई प्रकार के जैव जीवन के लिए आवश्यकता है। यह सक्रिय क्षेत्र समुद्र तल से 180 से 200 फीट नीचे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय श्रृंखलाओं में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर अपन ने जैवमंडल के बारे में पढ़ा है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे जैवमंडल के प्रमुख घटक। अब हम पढ़ेंगे साथियों जैवमंडल के प्रमुख घटक। पहले मैं आपको पूरा किताब पढ़ा रहा हूं और उसके बाद में मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस चैप्टर का आपको बताता जाऊंगा। अब दोस्तों यहां पर आ रहा है जैवमंडल के प्रमुख घटक। जैवमंडल के 3 मूल घटक होते हैं। उसमें एक आता है अजैविक घटक, दूसरा आता है जैविक घटक और तीसरा आता है ऊर्जा घटक। जैवमंडल के कितने घटक होते हैं साथियों? जैवमंडल के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। उसके अगर मैं बात करता हूं अजैविक घटक, जैविक घटक और तीसरा नंबर होता है ऊर्जा घटक। दोस्तों इन तीनों घटकों को हम विस्तार से यहां पढ़ने वाले हैं। उसमें से नंबर 1 आता है अजैविक घटक। नंबर 1 क्या आता है साथियों? नंबर 1 यहां पर आता है अजैविक घटक। दोस्तों बात करते हैं अजैविक घटक क्या होते हैं। देखिए साथियों यहां लिखा गया है मोटे तौर पर इन घटकों में वह सभी अजैविक तत्व शामिल होते हैं जो सभी जीवित जीवाणुओं के लिए आवश्यक होते हैं। यह है स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। खनिज पोषक तत्व, कुछ गैस तथा जल जैविक जीवन के 3 मूलभूत आवश्यकता होती है। मृदा तथा अवसाद खनिज पोषक तत्वों के मुख्य भंडार है। यानी खनिज पोषक तत्वों के जो मुख्य भंडार है उसमें कौन आता है साथियों? उसमें मिट्टी आती है और उसके अवसाद यानी मिट्टियों के कण आते हैं। वायुमंडल जैविक जीवन के लिए आवश्यक गैसों का भंडार होता है तथा महासागर तरल जल का प्रमुख भंडार होता है। यहाँ ये तीनों भंडार आपस में मिलते हैं। वह क्षेत्र जैविक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मृदा की ऊपरी परत और महासागरों के उतले भाग जैविक जीवन को जीवित बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए साथियों मृदा की ऊपरी परत गैसों को आसानी से अंदर जाने और नमी को अंदर रिसने देती हैं, जबकि महासागरों के उतले भाग सूर्य की रोशनी को अंदर जाने देते हैं। धरातल व महासागरों की तली से विघटित गैसों का पोषक तत्वों को आपस में मिलने देते हैं। यहां तक सभी साथियों की क्लियर हो चुका है? हाँ भैया यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलिए साथियों हम बात करते हैं अजैविक घटक और उसके बाद हम बात करते हैं जैविक घटक। दोस्तों यहां लिखा गया है पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणु सहित मानव पर्यावरण के 3 जैविक घटक होते हैं और इन्हें 3 उपयंत्र भी कहा जाता है। उसमें से नंबर 1 आता है पौधे। जैविक घटकों में पौधे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। केवल ये प्राथमिक उत्पाद हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी पौधों को मैं प्राथमिक उत्पाद मानूंगा। ठीक है भाई, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। पौधे न केवल सभी प्रकार के जैविक पदार्थों का उत्पादन करते हैं बल्कि जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों के चक्रण व पुनर्चक्रण के लिए भी प्रमुख आवश्यक होते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास में आता है साथियों पशु। पौधे अगर प्राथमिक उत्पाद है तो पशु मुख्य उपभोक्ता है। पौधे अगर प्राथमिक उत्पाद हैं तो पशु उपभोक्ता है, यानी पशु पौधों का सेवन करते हैं। यहां लिखा गया इसलिए पशुओं को विषम तंत्र कहा जाता है। पशुओं के 3 प्रमुख कार्य हैं। पौधों द्वारा भोजन के रूप में उपलब्ध कराए गए जैविक पदार्थ का उपयोग करना, भोजन को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा का वृद्धि तथा विकास में प्रयोग करना।
तीसरा आता है साथियों सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव की मैं बात करता हूं, जो बहुत सारे छोटे जीव जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, फफूंदी इत्यादि आते हैं। इनकी संख्या असीमित होती है। इन्हें सामान्य अपघटक के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट होता है, ये जीवाणु मृत पौधों और पशुओं तथा अन्य जैविक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा वे अपने भोजन प्राप्त करते हैं। अपघटन की इस प्रक्रिया द्वारा वे जटिल जैविक पदार्थों को विच्छेदित तथा पृथक कर देते हैं, ताकि प्राथमिक उत्पाद अर्थात पौधे में उनका दोबारा प्रयोग किया जा सके। अब तीसरा नंबर आ रहा है साथियों हमारे पास में सौर ऊर्जा। दोस्तों यहां पर तीसरा नंबर है ऊर्जा। ये जैव मंडल का तीसरा और अति महत्वपूर्ण घटक होता है, और जिसके बगैर इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। यह ग्रह प्रत्येक प्रकार के जैविक जीवन उत्पादन और पुनर्उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, और इस जैव मंडल में सभी जीव मशीन की भांति कार्य करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तथा ऊर्जा के एक प्रकार को दूसरे प्रकार में बदलते हैं। लेकिन क्या तुम्हें ऐसी ऊर्जा का स्रोत पता है जिसकी आवश्यकता जैव मंडल को चलाने के लिए होती है? सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जिसके बगैर हम जैव मंडल पर अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद तो करता हूं साथियों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।